हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आपका अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पे, द यूट्यूब चैनल फिडियाज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं कपिल शांडिल्य आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है बहुत बढ़िया चल रही है, चलनी चाहिए, क्योंकि बढ़िया पढ़ाई से ही आपका बढ़िया सक्सेस मिलेगी। आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की जो क्लास होगी वो जीएस की क्लास होगी, और ये जीएस की क्लास सूट करेगी। जीएस जो सभी ऑल एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये उसके लिए तो शूट करेगी। और टीचिंग एग्जाम में देखें तो आपको डीएसएसबी, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही में जो जनरल पार्ट आता है जीएस का उसके लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए मेन क्लास हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट जो है पूरा का पूरा उसके जो सेकंड पार्ट है 100 पार्ट उसके लिए शूट करेगा। जीएस तो सभी के लिए होगी, डीएसएस भी, पीआरटी भी होगी। उसके बाद केवीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं पीआरटी की, तो उसके लिए आपको इंडिया मैप जो है उसका बहुत सारा पोर्शन रिवाइज करवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत सारी चीजें जो आपके टॉपिक से हैं वो कवर होंगी। और कुछ स्टैटिक जीएस के भी 4 से 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। स्टैटिक जीएस को इंक्लूड कर लिया जाता है पेपर को हार्ड बनाने के लिए। भले ही केवीएस पीआरटी में खासतौर से हम देखें, उसने अपने सभी टॉपिक पहले से मेंशन किए हुए हैं, और लगभग टॉपिक से ही 80 से 80 90% जो है टॉपिक से ही दिए थे, और 10% सब टॉपिक से दिए थे। तो आप सभी के लिए क्लास यूजफुल होगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वेयर इन इंडिया इज द रिफ्ट वैली टू बी फाउंड। भारत में रिफ्ट वैली कहाँ मिलती है, भ्रंश घाटी कहाँ मिलती है। पहले तो रिफ्ट वैली को समझे कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहे हैं। मान लीजिए आज एक कॉन्टिनेंट ऐसे शेप में है, कुछ समय बाद, हजारों सालों बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें लाइन ऑफ वीकनेस आ जाती है, और इसकी वजह से ये जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है। ठीक है। ये जो धंसने की वजह से जो घाटी बन गई है, वैली बन गई है, और आपको आस पास ऐसा लगता है जैसे ऊंचाई के स्थान है या कोई चट्टान है या कोई पहाड़ है। तो ये सिचुएशन जो है इसे कहते हैं फॉल्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से घाटी जो बनती है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली को हिंदी में भ्रंश घाटी कहते हैं। और क्योंकि पानी हमेशा निचली जगहों से बहता है, तो फिर इससे नदियां भी बहती हैं। ठीक है। भारत में ऐसी रिफ्ट वैली देखने में आई है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिफ्ट वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली, गोदावरी वैली, कावेरी वैली, या फिर नर्मदा वैली। तो आप इंडियन पेनिनसुला की पहले मैं क्लियर करके 2-3 ऑप्शन काट देता हूँ। इंडियन पेनिनसुला जो है भारत का जो प्रायद्वीप है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, अंदर वाला हिस्सा, इसका ढाल इस तरफ है। तो जो नदी इस ढाल को फॉलो कर रही है उसको किसी रिफ्ट वैली की जरूरत नहीं है। तो गोदावरी जो है वो भी आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, तो ये ढाल को फॉलो करती है। कावेरी भी, तो ये रिफ्ट वैली से नहीं बहती। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र भी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है। नर्मदा वैली जो है वो आप देखेंगे कि वो एक ऐसी रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ जाने वाली रिवर, जो कि ढाल को फॉलो नहीं करती। इसके पीछे रीजन है कि विंध्य पर्वत के और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक रिफ्ट वैली बनी हुई है, जिससे नर्मदा नदी बहती है। अदरवाइज ये ना होती तो ये भी इसी तरफ जाती। नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमरकंटक के पठार से एक और रिवर निकलती है, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और वो साउथ की तरफ से आके गंगा में मिलती है। जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में, वहां पर मार्बल रॉक्स हैं, और मार्बल रॉक्स आप सभी जानते हैं कि काफी कठोर रॉक्स होती हैं। इनको ये नदी काट नहीं पाती, जिसकी वजह से जहां तक ये मार्बल रॉक है वहां तक तो ये बहती रहती है, और जहां ये मार्बल रॉक खत्म हो जाती है वहां की जमीन को काट दिया है, तो यहाँ पर एक फॉल बन गया है, वाटरफॉल बन गया है। दिस वाटरफॉल इज कॉल्ड एज धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी के पर है, बनाती है वो, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको काफी क्वेश्चन बता दिया। और नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग है तो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। अरेबियन सी में नर्मदा के तट मुहाने पर जब ये समुद्र में जाके मिलती है, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चे जुड़ने दीजिए, जुड़ रहे हैं बच्चे।
धीरे धीरे जुड़ते हैं, कोशिश ये कीजिए कीजिए कि क्लास को टाइम पे शुरू करें। इसका रीज़न है, ज़्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं वैसे तो, ठीक है, रिकॉर्डेड भी होती हैं, कभी कभी लाइव भी होती हैं, लेकिन जब रिकॉर्डेड होती है तो मैं लाइव रहने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट आपके चैट में आपके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास में हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं या 20 है, 30 है, तो आप अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं कि कितना तेजी से बच्चे आंसर दे रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपने तैयारी अभी शुरू की है या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप तैयारी शुरू कर चुके हैं, मेन बात ये है, तो शुरू कर दिया तो अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे लाइव होते हैं, एक क्लासरूम बन जाती है, वर्चुअल क्लासरूम, तो आप सभी उस क्लासरूम का पार्ट बनिए जरूर, और अपने आंसर चैट में अपने आंसर जरूर देते रहिए। जितने भी फैक्ट याद आते हैं वो फैक्ट जरूर पोस्ट कीजिए। फैक्ट पोस्ट करेंगे तो आपकी रिकॉलिंग की हैबिट बनेगी, और फाइनली यही रिकॉलिंग, यादगिरी जो निकाल के लाते हैं दिमाग के कोनों से चीज़ें, वही आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगी वहां पर याद करने में। जितनी अच्छी रिकॉलिंग होगी उतना ही टाइम बचेगा। टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग, तो मार्बल रॉक की बात हो रही है, तो कई तरह की चट्टाने आपने देखी है। एक तो होती है इग्नेस चट्टाने। इग्नेस चट्टाने ऐसी होती है जो कि जो नीचे पृथ्वी के नीचे से जो मैग्मा आता है, या तो वो मैग्मा अंदर फंस के रह जाता है, यहाँ पे बनती है, या फिर ये बाहर जब आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं, तब इसके ठंडा होने से इग्नेस चट्टाने बनती है। दूसरी जो चट्टाने हैं वो सेडिमेंट्री चट्टाने हैं। जब इग्नेस चट्टाने टूटती हैं नदियों द्वारा, कहीं पर लाकर डिपॉजिट हो जाती है लेयर बाय लेयर, तो ये हार्ड हो जाती है, सेडिमेंट्री। लेकिन जब ये सेडिमेंट्री चट्टाने या इग्नेस चट्टाने हाई टेम्परेचर के एरिया से जब फेस करती हैं, मान लीजिए आसपास से लावा गुजर रहा था, तो ये बदल जाती हैं और इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान या कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो ऐसे ही चट्टान का रूप है मार्बल। मार्बल जो रॉक है वो चूने से बनी है। चूने की चट्टानों के आसपास से जब लावा गुजरता है या मैग्मा गुजरता है तो ये पिघल जाती है और मार्बल चट्टान बन जाती है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे अच्छा आंसर देते हैं, मैं देखता हूँ, और कुछ बच्चे रेगुलर हैं, उन बच्चों से मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूँ। रेगुलर है जो पढ़ते हैं, किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहिए। ठीक है, हम आपको 3-4 क्लास जितनी भी दे पाते हैं, आप जितनी भी क्लासेस कर सकते हैं 24 घंटे पढ़ते रहिए, जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। ठीक है, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप डीएसएसबी की भी तैयारी कीजिए अगर आप दिल्ली के रीजन में रहते हैं, अदरवाइज दिल्ली दुनिया में कहाँ भी रहते हैं। डीएसएसबी में मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में पश्चिमी बंगाल से, बिहार से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी जगहों से लोग जो है यहाँ दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एज ए टीजीटी टीचर भी, पीजीटी टीचर भी, और पीआरटी भी, और प्रिंसिपल भी लगे हुए हैं। तो आप सभी को इसको एक सेंटर की जॉब कंसीडर करके तैयारी करनी चाहिए। केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये भी सेंटर की जॉब है। आप हर एक एग्जाम, जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी से हमसे जुड़े बच्चे हैं, वो ध्यान रखिए कि टीचिंग एग्जाम कोई ज़्यादा अलग नहीं है, 80% सबका कॉमन ही है। ठीक है, वेटेज घट जाता है, बल्कि 100% ही पूरा सबका सेम होता है, बस वेटेज घट जाता है, किसी का सिलेबस कट जाता है, किसी में सिलेबस पूरा दे देते हैं। तो आप किसी चीज़ को सेपरेट मत देखिए, आप अपने ऑप्शंस को बढ़ाइए, आप एक्सक्लूसिव मत रहिए। आपको बहुत सारी गाइडेंस ऐसी बच्चों ने मुझे कहा है कि गाइडेंस ऐसी दी जाती है कि आप सारे एग्जाम पे ध्यान मत दीजिए, एक ही पे। आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 2018 से लेकर 2022 आ गया है और वैकेंसी अब तक नहीं आई। तो 4 साल के दौरान डीएसएसबी 3 बार वैकेंसी निकाल चुका है। अब एनवीएस की वैकेंसी आ गई है, एईएस की वैकेंसी आ गई। एईएस ने तो 2019 में भी निकाल दी थी, 18 में भी निकाल दी थी। तो इसलिए आप सबको वेट नहीं करना है, आप अपने ऑप्शन को बढ़ाइए, आपकी वही तैयारी आपको काम आ जाएगी। और ज़्यादातर ये ऐसा होता है जिसमें हम बस अपने आप को टेस्ट दे करने के लिए चले जाते हैं, जिस एग्जाम में वहाँ पर आप रिलैक्स फील करते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जिससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। अपने इस नर्वसनेस को ख़त्म कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दीजिए। बच्चों की क्वेरी है कि सर टेस्ट अभी दें या जब वैकेंसी आ जाए तब दें, और कुछ बच्चों ने कहा है कि लास्ट मंथ में टेस्ट दें। तो भाई मैं तो ये थ्योरी को नहीं मानता हूँ, और ना ही ये थ्योरी कामयाब होंगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ने वाले किसी भी बंदे से जाके पूछेंगे तो अब जब टेस्ट देते हैं तो आपको स्कोर आपको एक झटका दे देता है जिससे आप पढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ट दीजिए, कमी को दूर कीजिए। हफ्ते में अगर किसी भी माध्यम से टेस्ट सीरीज आप ले रखे हैं
तो किसी माध्यम से मैं तो कहूँगा कम से कम 2 टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। और उन 2 टेस्ट के बाद आपको अपने आप ही मन करेगा पढ़ने को, अगर आप सीरियस अपनी पढ़े, ठीक है। सीरियस बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन, कौन क्या बता रहा है, आजू बाजू में कौन बता रहा है, उन्होंने तो ये बताया, उसके लिए नहीं। मैं बस जो सिंसियर बच्चे हैं उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे घोड़ा एक रास्ते में एक सीधा चलता है, वैसे सीधे चलिए मेहनत के रास्ते पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग, इनमें से किसका आरंभिक बिंदु लगभग समान है? गंगा का और सिंधु का, गंगा ब्रह्मपुत्र, व्यास और तापी, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपको गंगा तो होगा नहीं, देखिए जो इंडस है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो और गंगा जो निकलती है वो यूके से निकलती है, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। अब गंगा यहाँ पर यूके से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र फिर से तिब्बत से निकल रही है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ब्यास जो है वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और तापी जो निकलती है वो निकलती है मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों ही हमने देखा तिब्बत से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील के थोड़ा सा दूर से तो इंडस निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी थोड़ा सा उसके पास से ही निकलती है, हालांकि डायरेक्ट इससे नहीं निकलती। तो मानसरोवर झील है जहाँ पर कैलाश पर्वत है उसके पास, उसके आसपास से ये नदियाँ निकलती है। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है जिसको कुछ हद तक रिजोल्व भी करने की कोशिश की गई है। 3 बीघा कॉरिडोर एक मुद्दा है भारत और किसके बीच? तो इसमें सिचुएशन ये थी कि भारत का मान लीजिए ये हिस्सा है और ये 3 बीघे का कॉरिडोर है, और एक भारत का और हिस्सा यहाँ पर भी है बहुत बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा देश है और इसको बहुत पतला रीजन दिखाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा रीजन भारत का इधर है और बहुत बड़ा रीजन इधर है, बीच में दूसरा देश है। तो यहाँ जाने के लिए बस 3 बीघे की जमीन का रास्ता मिला होगा, ठीक है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर का जो इशू है ये बांग्लादेश के साथ रहा है, हालांकि बांग्लादेश के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट हमने खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया बांग्लादेश। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेटिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, कौन सा ऐसा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि मैक्सिमम एरिया जो है इरिगेशन करता है इंडिया के अंदर? तो यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल जो है वो सतलुज नदी के ऊपर है, हम जानते हैं। यहाँ पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यास तो नदी होगी तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। हीराकुंड है, हीराकुंड इज द राइट आंसर। हीराकुंड महानदी के ऊपर है, महानदी उड़ीसा के अंदर ही वहाँ पर हीराकुंड बांध बनाया है, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। लेंथ के अंदर देखें तो लॉन्गेस्ट है, ऊंचाई में दूसरा है, ऊंचाई में दूसरा होगा। सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछेंगे तो टेहरी है, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी बड़ा बांध पूछे तो वो फिर भाखड़ा नांगल हो जाएगा। तो ये आपको 3-4 क्वेश्चन जो है एक जैसे लगेंगे लेकिन आंसर अलग अलग है। पैसेंजर एंड मर्चेंट शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट व्हाट, यात्री और व्यापारी जहाजों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आया है कि यात्री और व्यापारी जहाजों का, समुद्री जहाजों की बात हो रही है, उनका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? मझगांव डॉक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापत्तनम, नो प्लेस इन इंडिया, केवल नेवी शिप बनाती है इंडिया, गोवा शिपयार्ड। तो इसका सही आंसर हमारा बी है, विशाखापत्तनम में इन जहाजों का निर्माण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। नीलगिरी आर पार्ट ऑफ व्हाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ को पता होनी चाहिए। खासतौर से भारत के दक्षिण में देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेस्टर्न घाट नीचे की तरफ आ रहा है। वेस्टर्न घाट लगभग बहुत ज़्यादा रेगुलर है, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़ा सा तट से थोड़ा सा हटके है, और ये थोड़ा कटा फटा है, नदियों की वजह से कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक स्थान है नीलगिरी, नीलगिरी जो स्थान है ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर ये नीलगिरी का कुछ हिस्सा कर्नाटक में है, कुछ केरला में है और कुछ तमिलनाडु में है, लेकिन हम यहाँ पर एक ऑप्शन छाटेंगे वेस्टर्न घाट में ये है, ना कि ईस्टर्न घाट में, ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो दोडा बेटा है, और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो अनाईमुदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी में यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। रायलसीमा इज रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, काफी बार आता है एग्जाम के अंदर ये, खासतौर से जब से आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हुआ है तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना बन गया है, और आंध्र प्रदेश कुछ कुछ ऐसा जो है एरिया में समुद्र के तट का एरिया है, तो इसमें भी एक स्थान को कहते हैं रायलसीमा, ठीक है। यहाँ पर भी कभी कभी डिमांड हुई थी कि रायलसीमा को अलग राज्य बना दिया जाए,
तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र का याद रखना, तो विदर्भ यहीं पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोंकण इज ए रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट का रीजन को कोंकण कहते हैं? कोंकण कोस्टल प्लेन्स जब पढ़ते हैं, आपको कंटेंट में हमने करवाया है, डीएसएसबी में भी करवाया है और केवीएस पीआरटी में भी करवाया है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। एक आध स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन यहाँ करवा देते हैं। तो स्टैटिक जीएस के नोट्स अपलोड हो जाएंगे डीएसएसबी पे। ठीक है, डीएसएसबी में रिक्वायरमेंट रहती है, उसके नोट्स हम अपलोड करवा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्स में नहीं करवाए जाते। स्टैटिक जीएस के नोट्स बस पढ़ने होते हैं, कोई थ्योरी नहीं होती। सबसे बड़ा भारत में सबसे पहले कौन क्या था, ऐसे करके, सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीएस का पार्ट है, वो आपको अपलोड करवा देंगे। अब देखिए, कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र है? आपको बताया गया है कि भारत के कोस्ट जो हैं उनको नेमिंग की गई है। ये काठियावाड़ कोस्ट है, थोड़ा सा ये पार्ट जो है इसको गुजरात प्लेन्स कहते हैं, और यहाँ दमन से लेकर गोवा तक का जो पार्ट है उसको कहते हैं कोंकण। तो यहाँ गोवा तो दिया नहीं हुआ है, तो हमारे पास क्या रह गया फिर? महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटका के कोस्ट को कन्नड़ कहते हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को अभी नेमिंग नहीं है, सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर, बस इतना है। केरला के कोस्ट को मालाबार कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि आप सभी बच्चे जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के माध्यम से हमसे पढ़ते हैं। हमने बताया था कि यूट्यूब के माध्यम से ही लगभग 100 के आसपास बच्चे जो हैं उनका सीटेट हमारे साथ पढ़कर क्वालिफाई हुआ था। उन्होंने अपना शेयर किया था स्कोर और हमें थैंक यू बोला था। तो यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। जीएस की क्लासेस करना है या ईवीएस की क्लासेस करना है या साइंस की, जो भी क्लासेस आपको करनी है वो आपको अवेलेबल है। मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल है, रीजनिंग की सब क्लासेस आपको अवेलेबल है, और साइकोलॉजी की क्लासेस जो बहुत सबसे ज़्यादा रेगुलर हमारी क्लासेस है साइकोलॉजी की, तो वो आप वहाँ से सीडीपी की या टीचिंग मेथोडोलॉजी की, वो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन सेट कहते हैं बच्चे कैसे रिवाइज करें सर, एमसीक्यू कहाँ से किस सोर्स से करें? तो एमसीक्यू वहाँ देखिए प्लेलिस्ट में आप टोटल करके देखेंगे तो 500 एमसीक्यू तो हो ही गए हैं कम से कम। आपको बड़ा अच्छा रिवीजन होगा, और उसके साथ एक क्वेश्चन के साथ जब थ्योरी डिस्कस होती है। ठीक है, बाकी जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उन कोर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि हम जो है फिलहाल हमारे पास 2 कोर्स हैं जो टीचिंग कोर्स है। उनमें एक कोर्स है जो कि केवीएस पीआरटी का है, और दूसरा जो कोर्स है वो डीएसएसबी पीआरटी का है। इन कोर्सेज में केवीएस की खास बात यह है कि केवीएस ने सारे टॉपिक अपने पहले ही मेंशन किए हुए हैं कि इंग्लिश में हमें ये टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, हिंदी में, रीजनिंग में, वही टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। मैथ्स, कंप्यूटर, सब चीज़ें वो आपको टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। डीएसएसबी जिस जो का जो ट्रेंड है उसमें उसको फॉलो किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आप डेमो क्लास का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेमो क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और इसके अलावा आप ऐप पे भी जाके हमारी डेमो क्लासेज ओपन है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हर कोर्स के अंदर डेमो क्लास एक फ्री या 2 क्लासेज फ्री है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अभी सभी कोर्सेज पे 30% डिस्काउंट चल रहा है। फिडियाज 30 कूपन आप यूज़ करें, जब पेमेंट करें 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो आपको वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी शुरू करनी है। आपके पास टाइम कम है तो कोर्स में ज़रूर इनरोल करें ताकि टाइम बचे। अगर टाइम ज़्यादा है और आप अभी एलिजिबल भी नहीं हुए हैं या आप अभी कोर्स ही कर रहे हैं तो आपके पास टाइम इनफ है, आप एलिजिबल नहीं तो आप यूट्यूब का माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, और कितने ज़्यादा लेबोरियस है। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं, टाइम बचाइए वो भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल जनरल पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरल पार्ट के लिए टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी के लिए जनरल पार्ट का सेपरेट कोर्स है। सेम चीज़ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट है। और अगर आपकी ये पार्ट तैयार हो गया है तो अगर आप केवल टीचिंग मेथोडोलॉजी और साइकोलॉजी का पार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो है कोर्स अवेलेबल है। तो इस कोर्स के एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, जिस कोर्स के अंदर आप अगर आप अभी टीचिंग कर रहे हैं तो सीटेट ही करना है, और उसी के मदद से आपको केवीएस भी हो जाएगा और डीएसएसबी एक सेपरेट कोर्स क्रिएट किया जा रहा है। उस सेपरेट कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी हमारे पास साइकोलॉजी का अब और भी कोर्स है जो कि अभी स्पेशली टीचिंग मेथोडोलॉजी का कोर्स है जो कि डीएसएसबी के लिए सुटेबल है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। कौन सा
जो है चीज़ जो है वो डेल्टा के बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए कंडक्टिव नहीं है। डेल्टा कैसे बनता है? जब नदियाँ अपने साथ बहाई हुई मिट्टी को जब समुद्र के पास पहुंचती हैं तो स्लो स्पीड हो जाती है, समुद्र के पानी के लेवल के बराबर नदी का पानी हो गया है, ठीक है, उसका लेवल भी, क्योंकि नदी जब स्टार्टिंग में पहाड़ों से चली थी, फिर बहते बहते उसका लेवल समुद्र तक आते आते बिल्कुल समुद्र के जितना ही हो जाता है। तो यहाँ पर नदियाँ बहुत स्लो हो जाती हैं, तो यहाँ पर डिपोजिशन करती है अपनी मिट्टी का और डेल्टा बनता है। तो इन डेल्टा के बनने के लिए कौन सा अनुकूल सिचुएशन नहीं है, कंडक्टिव नहीं है, कौन सा इसको नुकसान पहुंचाता है? धाराएं और ज्वार, करंट एंड टाइड्स, काल्म विंड। जैसे शांत पवनें तो कुछ दिक्कत नहीं करेंगी। अब्सेंस ऑफ लार्ज लेक अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर, अगर रिवर के रास्ते में लेक्स अच्छी नहीं है तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। शेल्टर्ड कोस्ट लाइन, ऐसी कोस्ट लाइन जिसको शेल्टर किया गया है। शेल्टर कोस्ट लाइन जो है वो तो कंडक्टिव है। जिस कोस्ट लाइन जो सुरक्षित है, जिस पे भूकंप नहीं आते या जिस पर टाइड नहीं आते, ज़्यादा तेज धाराएं नहीं चलती, वो तो बहुत अच्छी कंडक्टिव चीज़ है। जहाँ पर ज़्यादा करंट और टाइड आते हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं, डेल्टा नहीं बनने देते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द गंगा डज नॉट पास, कौन से स्टेट के साथ जो है गंगा पास नहीं करती? किस स्टेट के अंदर से? मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। गंगा का कोर्स देखें तो उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में आती है, तो यूपी से तो पास करती है, उसके बाद यूपी से बिहार में चली जाती है, तो बिहार भी ऑप्शन कट गया, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है, तो वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन कट गया। मध्य प्रदेश में गंगा नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एंशियंट टाइम द नेम रत्नाकर डिनोट्स व्हाट, पुराने समय पर एक नाम रत्नाकर यूज किया जाता था, किसके लिए? अरेबियन सी के, अरब सागर के लिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के लिए, या फिर इंडियन ओशियन, जो भारत का इंडियन ओशियन है उसके लिए, या फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, तो इसको तो प्रयाग कहते थे, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। अभी इनमें से ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है। इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है उसको रत्नाकर कहते थे, क्योंकि एंशियंट टाइम में यहाँ पर चेर, चोल और पांडव का राज था यहाँ पर, और पांडव की राजधानी जो है वो अपने मणियों के लिए फेमस थी। जो सिप्पी होती है, सिप्पी के अंदर मणि मिलती है, उस सिप्पी के अंदर वो उसका कल्चर किया करते थे, और यहाँ से मणियाँ लेके जाया करते थे दूर दूर से लोग। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा डू नॉट इंक्लूड विच, गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदियों में कौन सी शामिल नहीं है? देखिए, गंगा की रिवर जब उत्तराखंड से निकलती है तो कई सारी नदियां इसके राइट की तरफ से आके मिलती हैं। खासतौर से इसमें यमुना रिवर आके मिलती है एक तो, ठीक है। उसके बाद सोन नदी आती है, मैंने अभी बताया था, दक्षिण की तरफ से आके मिलती है, तो ये तो सारी राइट की तरफ से हो गई। और ऐसे टोन्स नदी भी होती है, बस एक अलकनंदा नदी है जो कि इसमें लेफ्ट की तरफ से आके मिलती है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। ये सहायक नदियां जो अलकनंदा है ये दाहिने तरफ से नहीं आती। एरेबल लैंड रेफर्स टू व्हाट, कृषि योग्य भूमि का क्या मतलब है? ऐसी भूमि, ये तो इसने क्वेश्चन में ट्रांसलेशन में ही आंसर कर दिया। पास्चर लैंड तो चरागाह होता है, बस वहां पर घास होती है और पशु चराए जाते हैं। फैलो लैंड मतलब खाली छोड़ी गई भूमि, परती भूमि जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वुड लैंड जहां पर केवल लकड़ी के वृक्ष का कल्चर किया जाता है। कल्टिवेबल लैंड हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भारतवर्ष इज पार्ट ऑफ व्हाट। अब देखिए, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ के अगर पढ़े तो भारतवर्ष जो आज का भारत है वो किसका पार्ट था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, करोची द्वीप या कुश द्वीप। तो भारत जो है वो, ये जो प्लेट है इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? ये भारत जो आजकल हम देख रहे हैं ये प्लेट तो गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया, लेकिन पूरे भारत को अगर हम प्राचीन काल के उसमें देखें तो यहाँ गोंडवाना लैंड ऑप्शन नहीं है, तो हमें इनमें से निकालना है। तो आपने महाभारत देखी, उसमें लव कुश कथा सुनाते हैं कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू द्वीप यहाँ पर हो गया, जम्बू द्वीप नाम है, ठीक है। आर्यावर्ते भारत खंडे है ना, तो जम्बू द्वीपे, इस वर्ड से आपका इसका आंसर निकाल सकते हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है अयोध्या नाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज पॉपुलरली नोन एज आर्यंस। भारत में कई रेशियल ग्रुप्स के लोग रहते हैं, इसको आप स्टडी कर लें, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उनमें से जो आर्यंस है वो किस से बिलोंग करते हैं? ये देखिए, नॉर्डिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा कद काठी अच्छी होती है, गोरी स्किन होती है, तो ये नॉर्डिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
आर्यंस, ठीक है। मेडिटेरेनियन और हड़प्पा की पूछते हैं तो हड़प्पा के वैसे तो मिक्स थी वहाँ पर चीज़ें, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंस किसकी थी, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जो है जनजाति जो है नर जातीय समूह वहाँ पर रहता था। तो भारत में बहुत सारे लोग फेजेज में भारत के अंदर आके रहने लगे हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति तो अफ्रीका में हुई है, ठीक है। आपने अगर कंटेंट कोर्स किया है डीएसएसबी का तो उसमें स्टार्टिंग में आपको बताई गई हुई है बात, तो वहाँ पर नोट्स भी दिए गए हैं। तो उत्पत्ति तो मनुष्य की अफ्रीका में, सबसे बढ़िया थ्योरी यही है कि अफ्रीका की इथोपिया में हुई है। फिर फेजेज में वो जगह जगह पहुंचे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदरिंग एजेंट इज ऑलमोस्ट पेक्युलर टू इंडियन हिमालय? कौन सा ऐसा वेदरिंग एजेंट है जो कि हिमालय के लिए लगभग विशिष्ट है, हिमालय में ही वो वर्क करता है सबसे ज्यादा? देखिए विंड तो हर जगह पर है, तो अगर वेस्टर्न घाट की चट्टानें हैं उनको तो विंड भी अपशिष्ट कर सकता है, यानी कि वेदर कर सकता है उनको। उसके बाद ग्लेशियर केवल हिमालय में है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। स्नोफॉल, ग्लेशियर्स जो है, दिस इज द राइट आंसर। ग्लेशियर जो हैं ये नदी होते हैं, हिम नदी होती हैं, ये क्या करती हैं सबसे ज्यादा प्रदन इनके द्वारा होता है, क्योंकि ये सॉलिड होती हैं और ये धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। तो अपने साथ जैसे पानी है या मिट्टी है वो तो छोटे छोटे कणों को लेके जाती है, लेकिन ग्लेशियर जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने अंदर लेके और तब चलते हैं। मान लीजिए ग्लेशियर है, ये ऐसे करके अटैच हो गया इसके साथ, जैसे जैसे ग्लेशियर सरकेगा साथ में इतना बड़ा भारी पत्थर भी सरकता है, ठीक है। रनिंग वाटर भी वैसे तो अपर्दन करता है, वेदरिंग करता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। ये वाला ज़्यादा स्ट्रोंग है जो कि हिमालय में दिखाई देता है। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ये बहुत गर्म है। देर इज नो वाटर अवेलेबल दस द विंड रिमेन्स ड्राई, ये बहुत गर्म है। देखा जाए तो राजस्थान भी उसी लैटिट्यूड पे है और बाकी कई राज्य उसी लैटिट्यूड पे हैं, तो गर्मी सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। देर इज नो वाटर अवेलेबल दस द विंड ड्राई, देखिए वाटर अवेलेबल नहीं है और विंड सूखी रहती है। इसके पीछे रीजन क्या है? मानसून फेल टू रीच दिस एरिया, मानसून की पवनें जाती हैं यहाँ से, मानसून की पवनें जाती हैं जो अरेबियन शाखा की जो मानसून की ब्रांच है वो बिल्कुल इसके अंदर से जाती है, राजस्थान के अंदर से जाती है। इस ये ऑप्शन तो कट ही जाए तो ठीक है। विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ टू कूल द विंड। देखिए जो मानसून की वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा है, जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। अगर उसके सामने कोई पर्वत आएगा तो बरसेगी वरना वो चलती रहेगी वो पवनें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है और इसी दिशा में अरावली पर्वत भी है और एक आधा पर्वत अरावली का थोड़ा है भी, तो उसका एल्टीट्यूड बहुत कम है। इसकी वजह से जितनी ऊंचाई पर जाकर विंड बादल बनती है उससे पहले ही उसकी ऊंचाई खत्म हो जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है डी, ठीक है। ज्यादा हाई एल्टीट्यूड नहीं है, हमारा सही आंसर होगा। इसकी वजह से पर्वतीय वर्षा मानसून ज्यादा ऊपर उठ के ठंडी होकर बादल नहीं बना पाती। रेन शेडो जोन क्या होता है? रेन शेडो जोन क्या है? जब पर्वतीय वर्षा वर्षा के क्षेत्र में, ठीक हम बात कर रहे हैं कि जब पर्वतीय वर्षा होती है तो पवनें पर्वत से टकराती है तो एक निश्चित हाइट पर जाकर वो बादल बन जाती है और बारिश हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका सारा पानी तो बारिश में यहीं गिर गया है, तो अब ये क्योंकि पीछे से हवा तो आती रहेगी, मानसून पवनें चल ही रहे हैं तो ये प्रेशर तो डालेगी, लेकिन अब जो हवा है वो ड्राई है, सूखी है और कूल है। और ऐसी हवा जो कूल होती है वो हमेशा हैवी होती है, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी और जब हवाएं नीचे बैठती है तो बादल नहीं बनते। तो ऐसे एरिया को रेन शेडो एरिया कहते हैं। खासतौर से भारत के अंदर रेन शेडो एरिया, मानसून का रेन शेडो एरिया जो है वो बता देते हैं। देखिए ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से पवनें बहुत अच्छे से टकरा के बहुत बढ़िया बारिश करती है। केरल के कोस्ट पे, कर्नाटक के कोस्ट पे 400-200 सेंटीमीटर सदाबहार वन मिलते हैं, लेकिन जब वेस्टर्न घाट को कवर करके इधर जाती है तो ये नीचे की तरफ बैठ जाती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। और दूसरा इधर देखिए यहाँ से निकल जाती है सीधी, इसलिए तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश नहीं होती और बीच में रेन शेडो एरिया बन गया है, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अलोंग वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली, अरावली के वेस्टर्न फ्लैंक पे वृष्टि छाया क्षेत्र है। अरावली की तो पैरेलल में चला जाता है। अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, बिल्कुल ये सही है। वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, ये वेस्टर्न घाट है, इसका ईस्ट वाला स्लोप जो है यहाँ पर आपको रेन शेडो देखने को मिलेगा। वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट ये गलत है, ठीक है। और अलोंग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द विंध्य ये भी गलत है। तो हमारा आंसर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन ही इसलिए डिजाइन किया गया था, मैंने इसको एक्सप्लेन पहले कर दिया। ब्लू माउंटेन पीक कहाँ पर है? ये क्वेश्चन जो है पेपर में एसएससी में भी पूछा गया है, एक बार कई बार पूछा गया है। तो ये पीक कहाँ पर है? ब्लू माउंटेन पीक
पूछा गया है, तो तमिलनाडु में तो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की मुख्य मुख्य चोटियां उद्गम मंडलम ऊटी है, या फिर दोडा बेटा है, अनाईमुदी, ये चीज आप पढ़ते हैं। केरला की भी आपने अन्नामलाई हिल्स वगैरह जो कॉर्ड में मिल है वो देख लिया है। कर्नाटक में भी आपने चीजें देखी है, नीलगिरी हिल वगैरह देखी है, तो यहाँ कभी आपने सुना नहीं। कभी कभी आप अगर ये चीजें जानते हैं तो उसके बाद आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं मिजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने इंपोर्टेंट पीक्स इनकी पढ़ी हुई है, तो फिर यहाँ पर तो वो नहीं है, फिर वो कहाँ पर होगा, कहीं और होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ और ऑप्शन को एनालाइज करके कुछ और ज्यादा सीखा, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम निकले हैं। तो क्लास को आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन नहीं होंगे आज, 20 क्वेश्चन पे एंड करते हैं, ठीक है। नई क्लास में मिलेंगे। बस ध्यान रखिए कि अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर चलती रहे। जो जीवन में चलते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे आगे, आगे बढ़ना जिंदगी है। रुकना जो है तो जीवन ही रुक गया है। पानी भी नहीं रुकता, नदी भी नहीं रुकती, सूरज भी नहीं रुकता है। प्रकृति हमें संदेश क्या दे रही है? संदेश प्रकृति हमें दे रही है कि जो चलता रहता है उसी को पूजा जाता है। नदी को पूजा जा रहा है, जो डिसिप्लिन में रहता है, अपना काम करता है, उसी को जो है पूजा जाता है। इस पर कोई उंगली नहीं उठाता। तो डिसिप्लिन में पढ़िए, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लेके आइए, ठीक है। रेगुलर रहिए अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। और लेबोरियस रहिए, जैसे नदी नहीं रुकती, जैसे चलती रहती है, जैसे जब तक अपनी मंजिल समुद्र तक नहीं पहुंच जाती। सूरज है जैसे सुबह निकलता है, पृथ्वी घूमती है, उसी तरीके से तपना सीखिए, ठीक है। अगर चमकना है तो सोना, सोना भी तपता है तभी चमकता है, ठीक है। कोयला भी जो होता है जब दबाव में आता है तभी वो डायमंड में निकलता है, जब इसका डायमंड बनता है, ठीक है। तो तपने के बाद ही जो है आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे और आप वैल्यूएबल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देते रहिए, ठीक है। हम फिर से आराधन, ये हमारी जो लाइन है इसको रिपीट